अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन स्टूडियोज़ के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं उमर बशीर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पेशीन गोई कौन सी थी और वो क्या थी और वो किसने की? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं आज। नाजरीन, ये पेशीन गोई 9/11 के हवाले से थी 2001 में कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दोनों टावर्स गिर जाएंगे। और ये पेशीन गोई दुनिया में मुख्तलिफ़ लोगों ने की थी, जिनमें बाबा वांगी नामी एक ख़ातून शामिल है, फिर एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं बिल कॉपर, उन्होंने भी की थी, और नेमतुल्लाह शाह वली उनका नाम भी इसमें आता है कि उन्होंने भी ये पेशीन गोई की थी। और ये पेशीन गोई सच भी साबित हुई थी। और आपने देखा कि 2001 में 9/11 हुआ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया। लेकिन ये पेशीन गोई होती कैसे है, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा होते हैं, आज उसी राज को हम खोलेंगे। इस नशिस्त में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं, फिर कार्ड्स भी रीड करती हैं और पामिस्ट्री भी करती हैं, वन एंड ओनली सामिया खान। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अच्छा लगा। आप लोगों के साथ पहले भी जो पॉडकास्ट हुआ बहुत अच्छी फीडबैक आई, और फिर आपके जो जीशान साहब हैं उनको ना कहनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे और वो पकड़ ही लेते हैं, और वो जब ये तान लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं तो ये करना है तो वो हो जाता है। नहीं, लेकिन मुझे उनकी तारीफ करूंगी कि बड़े अदब से चेज करते हैं। मुझे ना इतने अदब से चेज करते हैं कि बंदे को वो ना मॉरली ना कहना डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, ये तो उनकी सलाहियतें हैं जी, जो बुरुए कार लाते हुए अपना काम कर रहे हैं जी, और आई रियली अप्रिशिएट हिम। खैर मैम, स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे होता है आपकी? मैंने पिछले दिनों स्टडी कर रहा था तो आपकी काफ़ी सारी पेशीन गोइयाँ ऐसी थीं जो जब आपने की तो हमने देखा कि वक्त गुजरता गया, महीना 2 महीने, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 सच होती गई। जैसे कि सबसे बड़ी मैं रिसेंटली जो क्रेडिट आपको दूंगा वो थी मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, जो आपने की थी जनवरी में, कि जनवरी में मियाँ साहब वापस आ जाएंगे और उनके मामलात सेट हो जाएंगे। ना। मैंने कहा था 2023 था, मैंने कहा था सेकंड हाफ में वो वापस होंगे। और फिर हम देखते थे कई बार वो बिस्तर लपेटते थे, खोलते थे, लपेटते थे, खोलते थे, फाइनली लैंड कर गए थे पाकिस्तान। और ये भी कहा था कि उनको क्लीन चिट मिल जाएगी उनके मुकदमा। असल ये थी कि जनवरी में उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, जनवरी में ये कहा था। एग्जैक्टली। तो मैम, ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे करती हैं आप? क्या स्टडी करना पड़ता है? कुछ सितारे, प्लैनेट्स और ये हमारे स्टार्स, इनकी स्टडी होती है, बुक्स होती हैं, क्या होता है? मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो जी, एक तो मौका देने के लिए शुक्रिया। और मैं जब आप लोग मुझे मौका देते हैं तो मैं लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करने की बहुत कोशिश करती हूँ कि खुदा के लिए इसको एक इल्म की तरह लीजिए। आई एम दी ओनली वन उमर जिसने स्कॉलर्स के साथ प्रोग्राम्स किए, और आप शायद उस चैनल पे भी रहे हो, बड़े फेमस स्कॉलर्स के साथ। और मैं स्टेक पे होती थी और जो है वो कहते थे साबित करें कि आप इसको इल्म कैसे कहती हैं। तो मुझे आखिर में मैं सर्टिफिकेट लेके निकलती थी कि अगर आप पेशगोई करते हुए आपके पास दलील मौजूद है कि ये दलील है, ये लॉजिक है, तो आप इल्म की बात कर रही हैं और आप सही ट्रैक के ऊपर है। जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, अमलियात, जादू टोना, तावीज़ धागे, अल्लाह हमें ईमान से खारिज ना करे। और मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को, इस छोटी सी दुनिया के लिए ना शिर्क के ज़ुमरे में ना जाइए। होना वही है जो रब ने लिखा है, मिलना उतना ही है जितना रब ने लिखा है। हज़रत अली का फरमान है, ना वक्त से पहले होना है और ना किस्मत से ज़्यादा होना है। तो जब अपने अंदर ये एक तवक्कल बिठा लेंगे तो सब्र और शुक्र, जिसकी कुरान में इकट्ठे इकट्ठे तलकीन है, मुझे तो इस इल्म में यही सिखाया है। पता था नसीब में ये सुख नहीं है, बीवी रोना छाड़ दे इस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ अच्छी है, इस पे मेहनत कर और जो है ना इसी में अपना मकाम पैदा कर। तो ये इल्म एक रोड मैप की तरह है। जैसे गूगल पे आप अपनी मंजिल डालते हैं, अब गूगल ये तो बताता है ये रेड पट्टी है। अब वो रेड पट्टी क्यों है ये गूगल भी नहीं बता सकता। क्या एक्सीडेंट हुआ है, या जो है यहाँ पे कोई रोड ब्लॉकेड है, व्हाट इज़ द रीज़न, कोई धरना दे के बैठा हुआ है। हमारे पाकिस्तान में तो यही मसाइल है। तो जो है वो ये आपका गूगल इतनी तरक्की करने के बावजूद ये डायग्नोज नहीं कर सकती है। तो जो है ये मेरा काम भी इतना है कि मैं सिर्फ टाइम फ्रेम निकाल सकती हूँ सितारों की रोशनी में। आपके लिए वो सितारे हैं,
मैंने उनकी ट्रांसलेशन करनी होती है कि वो ज़मीन को या ज़मीन पे रहने वाले अफराद को कैसे और कैसी जो है ना वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए चाँद सबसे छोटा सितारा जो है, मतलब ज़ोडिएक का तो बड़ा है, लेकिन ना ये कम स्टे करता है। ये 52 आवर्स एक घर में स्टे करता है चाँद, चंदा मामा। 52 आवर्स के बाद ये छलांग लगा के दूसरे घर में चला जाता है और पूरे 12 घरों का इससे ट्रेवल करना होता है। ठीक है, उससे ज़मीन में भी चेंजेस आती हैं। आप देखिए चांद के राइज के दिनों में समंदर में आपने कैसे मौजों में देखते हैं, यहाँ तक कि अगर हमें ऑप्शन मिल जाए कि हमने को ऑपरेशन कराना है तो मैं कहती होती हूँ चांद के ज़वाल के दिनों में कराइए। अच्छा, कि जिस्म से ब्लड शेड कम होगा। मतलब चांद आपके जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन को भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो जहाँ वो ज़मीन पे असरार डालता है वहाँ वो ज़मीन पे रहने वाले अहले ज़मीन को भी हिट करके जाता है। अब ये जो कैंसेरियंस हैं सितारा, उसका रूलिंग लॉर्ड है चांद, वो बेचारे उनकी ज़िंदगी इतनी बम्पी राइड होती है उमर, कभी अप कभी डाउन कभी अप, क्योंकि चांद की वेरिएशन इतनी है। जो उनका हुक्मरान सितारा है उसका ट्रेवल ही इतना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा तरस आ रहा होता है कैंसेरियंस के ऊपर। मैं उनको कहती होती हूँ पट्टे मजबूत रखो, क्योंकि ज़िंदगी की फ़ाइट ऐसे नहीं है, ये बम्पी है, नशेबो फराज रहेंगे। तो ये एक इल्म है, इसको इल्म की तरह लीजिए। मतलब जो है शिर्क के ज़ुमरे में तब जाऊंगी जब मैं किस्मत को बदलने के पंगे करूंगी कि ये तावीज़ धागा ले लो। मैंने तो आपका जो नसीब मेरे सामने जो वो एक स्लेट आती है जो मैं चार्ट ड्रॉ करती हूँ, मैंने तो सिर्फ पढ़ना है कि उम्र की जायचे में ये हिस्सा अच्छा है, इस हिस्से में खतरा है, उम्र यहाँ पे आप खुल के खेलिए, यहाँ पे आप जो है मोहतात हो जाइए। इसमें चेंजिंग हो जाती है। मसलन आपने कोई चीज़ प्रेडिक्ट की है या आपने एक स्टडी की है कि आपको ये लगता था कि जनवरी तक या जुलाई तक ये हो सकता है, तो उसी दौरान वो चीज़ चेंज भी हो जाती है। देखिए जो चीज़ें कुछ तकदीर में अटल है ना वो नहीं बदलती। अब जैसे आपको भी मेरी प्रेडिक्शन एक अभी, क्योंकि इस बारी तो मैं बहुत स्टेक पे थी उमर, और मैंने शुक्राने का उम्रा भी अल्लाह के यहाँ अदा किया, क्योंकि इधर पेश गोइयाँ मैंने देनी थी और 8 फरवरी को मेरे सारे नतीजे निकल आने थे। और मेरे रब ने, मैं मतलब बड़ा बोल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पिछले 4 साल से मैं कहूँगी कि 99% का अल्लाह ने रिकॉर्ड बनाया, 99% का, और वो कायम रहा इस साल भी। तो मैंने उसमें कहा था, सब कितना कह रहे थे इलेक्शन नहीं होगा, और मैंने कहती थी अगर 10 जनवरी गुजर गई तो जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया है कि पत्थर पे लकीर है, तो वो पत्थर पे लकीर है। और अगर आप जैसे मेरे पे, अब तो लोग ये भी डाउट करते हैं कि शायद इसको मुखबरियाँ मिलती हैं और ये जो है ना इनको प्रेडिक्शन दी जाती हैं, इतनी खबरें तो अगर पता हो तो फिर नवाज शरीफ साहब ये होप लेके तो ना आते कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो इतनी खबरें तो इतने पावरफुल आदमी के पास नहीं है। तो मैंने तो अपने सितारों से अंदाजे लगाने होते हैं, वो रब इज्जत रख लेते हैं, मैं उनके सदके जाऊं, इतना सा मेरा काम है। उसमें आपने एक और भी बात कही थी, तो वो मैंने तो बड़ी ऑब्जर्व की और मुझे वो बड़ी क्लोज टू द रियलिटी लगी, जो आपने कहा था ना कि हमारा जो एक इंस्टीट्यूट है मिलिट्री, उसका बड़ा रोल होगा। जी जी, तो वो बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया सबने, और वो नज़र भी आया कि वो इस इलेक्शन के दरमियान और इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो था। उमर, ये पेशगोई गुज़िश्ता से व्यवस्था थी। हाँ जी। ये पेशगोई मार्च 2023 से एक वक्त शुरू हुआ था जब मरीख रूल करने जा रहा था आसमानी ज़ोडिएक को। मरीख रिप्रेजेंट करता है फौज को, ठीक है ना। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये फौज का साल है, ठीक है ना। तो ये फौज, शुक्र करे माशाल्लाह से हमारा मुल्क बच गया है कि ये मैंने कहा था ये फ़ौज का साल है, कि फ़ौज का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जो है जब ये 10 जनवरी आनी थी तो मैंने कहा था फ़ौज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अदलिया भी, और हमारे इदारे केपेबल हो जाएंगे इन इलेक्शन को मुनक़िद कराने के लिए। तो वो आप लोगों ने मंजर, अच्छा, ये वाली आपने हालांकि CNN के पॉडकास्ट में ही आपने ये कहा। जी 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 जी, क्योंकि मार्स एग्जॉल्टेड होने जा रहा था 5 जनवरी से, अदलिया का सितारा भी सॉलिड होने जा रहा था, इदारे भी सॉलिड होने जा रहे थे। तो मुझे बिल्कुल इब्हाम नहीं था 5 जनवरी और 10 जनवरी के बाद के इलेक्शन नहीं होगा। लोग कहते थे धमाके होंगे, वो होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। मैं कहती थी क्योंकि 8 फरवरी के दिन को हम पढ़ के फिर मैं टीवी पे जाती थी
तो 8 फरवरी के दिन सितारे पाकिस्तान के लिए कंपैटिबल थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है। इसको डिटेल में हम डिस्कोर्स लेके चलेंगे आगे, लेकिन मुझे उससे पहले एक चीज़ आनी है कि कितनी थिन लाइन है या कितनी ब्लर लाइन है ये जो एक फेट है और फिर ये जो नॉलेज है, ये किसी जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन हम इंटरसेक्ट कर जाते हैं। हम रिलीजन को या जिस तरह खुदा ताला इस सिस्टम को चला रहा है, हम समझते हैं कि शायद हम इस नॉलेज की बुनियाद पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एक बात मैंने भी पढ़ी है, आपने भी उस दिन की थी, कि एक चीज़ जो दुआ होती है वो सिर्फ आपकी तकदीर बदल सकती है। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा आपकी तकदीर किसी सूरत भी नहीं बदली जा सकी। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को उनके पास भेजा और उन्हें कहा कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना, अवैस करनी से रिक्वेस्ट की थी भेज के। तो मतलब इसकी फजीलत और फौकियत इतनी है दुआ की कि आपकी तकदीर बदल सकती है। बट हम ये जो ब्लर लाइन और थिन लाइन है इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम इधर से उधर ना जाएं और उधर से उधर ना जाएं? ये क्या है और ये किस तरह हम इसको कैरी कर सकते हैं? देखिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि 70 to 75% अंदाज़ों का इल्म है। हालांकि जब हम सुनते थे कि जी इंडिया वाले भी बड़े इंटरेस्टेड थे हमारे यहाँ पेशीन गोइयाँ करने में, और मेरा ख्याल है वो भी रह गए उसमें जो है कि मुझे तो लगता है, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि ज़ाती पसंद नापसंद पे राय दी जा सकती है। और मैं हमेशा कहती हूँ जो इल्म अगर अल्लाह ने लोगों को दिया है, इस इल्म ने मैंने दिया ही है, हासिल किया है, मैंने भी इसको पढ़ा है, स्टडी की है, और मैं हमेशा कहती हूँ मैंने इस इल्म को ऑब्जर्वेशन से सीखा है। अगर आप कहेंगे कि मुझे 100% पता चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे ये अप्रैल, ये टफ महीना है, हम 2024 के अप्रैल की बात कर रहे हैं। अब चूचू मैं कहती हूँ ये भी एक ख़तरनाक पेश गोई, इसके ऊपर इंटरनेशनल चैनल से मेरा इंटरव्यू किया कि 2020 के एंड से हम एंड ऑफ वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं, ठीक है। फिर 2023 में मैंने कहा था झड़पों का आगाज़ हो जाएगा, और फिर मैंने कहा था ये झड़पें अब रुकेंगी नहीं, ये बढ़ेंगी। आप देखिए गज़ा के बाद अमेरिका शाम से पंगा ले रहा है, ईरान ने उधर अटैक कर दिया, अब ये झड़पें बढ़ेंगी। तो 2-1 साल तक ज़मीन पे सुकून नज़र आता है। अगर आप कह रहे हैं कि ये 100% की बात होगी, उमर मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकती, ये एक अंदाजे होते हैं अल्लाह ताला ने, देखिए कैसे करना है। अब ये जो जैसे मैं अप्रैल की मिसाल आपको देने लगी थी, हाँ, कि अप्रैल में मरकरी इतना कभी भी रेट्रोगेशन में लंबा नहीं चला, मैक्सिमम 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन। 2 अप्रैल को रेट्रोगेशन के अंदर गया है और ये जाके 26 को सीधा होगा। आपने देखा दुबई में किस किस्म के हालात हुए, ठीक है। इंटरनेशनली आप देखें कोई ढंग की खबरें नहीं आ रही, मुल्क के अंदर भी अभी एक अजीब सा फिर एक कियोस सा मच गया, क्योंकि अप्रैल ने कियोस क्रिएट करना था। तो वो जो है, अब वो कियोस की सिचुएशन क्या होगी, या दुबई में ये रीज़न किस चीज़ से ये फॉल आएगा, ये मैं वो उसको मैं डायग्नोज नहीं कर सकती। मैं ये बता सकती हूँ कि ये टाइम सदका दीजिए, रब से मांगिए, रहम मांगिए। मैं तो अब ये दुआ लोगों से कराती हूँ कि खुदा के लिए अब दुआ का दायरा बढ़ा दीजिए, अल्लाह की पूरी यूनिवर्स की खैर मांगिए, तो शायद अपनी ज़िंदगी में भी खैर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये कि इसमें ना मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे रब ने को मुकम्मल ही वो रोशनी दी हुई, अपना नहीं पता होता। मैं आपको बताऊं कि मैं लंदन ट्रैवल कर रही थी और मरकरी फिर उल्टा चल रहा था। मरकरी जब उल्टा चलता है ये चोरियाँ कराता है, ये जो है पेपर वर्क की मिस्टेक्स कराता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब कराता है। अभी अप्रैल में भी लोगों ने ये चीज़ें भुगती होंगी। मैं लंदन जाती हूँ, 16 को इसने सीधे होना है, और मैंने कहा चलो अब तो एक दिन रह गया। फिर भी मैंने एहतियात की हुई थी कि मैंने पैसे 3 मुख्तलिफ जगहों पे रखे हुए थे कि मरकरी उल्टा चल रहा है। और वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर मेरे शुक्र अल्लाह का कि 3 मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें थी, तो उन्होंने जो वॉलेट निकाला तो उसके अंदर मेरे क्रेडिट कार्ड्स चले गए। मैं एक होमलेस, ऊपर से पेनीलेस। तो देखिए मतलब ये नहीं कि वो मुझे बख्श देंगे, और मैं एहतियात भी की, लेकिन उस एहतियात से ज़रा लॉस कम हो गया कि मेरे जो मेजर कैश था वो अल्लाह ने बचा दिया, और वो जो कार्ड्स थे और वो निकल गए सारे। और हाउ डिड यू सर्वाइव कि आपकी कार्ड्स और सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होती, फटाफट वो तो ब्लॉक कराएंगे, वरना तो वो भी जो साथ पाकिस्तानी फैमिली थी उन्होंने मेरी मदद की कि तो फटाफट ब्लॉक कराएंगे, खतरनाक है। लेकिन देखिए बचत, मैं ये नहीं कि मैं डायग्नोज करके बचत हो जाती है, फड़े ऐसी भी जानने हैं
लेकिन इसके मुझे ये नहीं मैं क्लियर कट कर सकती होती। अल्लाह ताला अगर इतना इल्म दे दें तो फिर मैं यहाँ होती, मैं भी आज जो है वो किसी बड़ी सीट के मज़े ले रही होती। तो अच्छा। बल्कि भैया एक बात को मैं जेल से स्किप ना हो जाए, ये जो कहा जाता है लोहे मुश्तरी बनवा लीजिए तो आपके ये लग जाएंगे, खुदा का वास्ते इन बातों में मत आइए। ये कहीं वो लोहे महफूज से निकली जी, लोहे मुश्तरी मतलब देखिए ना, फलाने सितारे की लोह बनवा लें, लोगों ने सोने की लोहें बनवाते हैं और ये बनाने वाले लाखों जो बनाते हैं, मुझे ये बताएं वो वहाँ बैठे हुए वो सिर्फ लोहे बनाने के लिए जो है वो 10 लोहे रखी अपना ना जो है वो। ये तो वही बात होगी कि एक बंदा बीमार हो गया और गया हुआ था उम्रा करने के लिए, तो उसने वहाँ से घर वालों को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, बीमार हूँ, दाता साहब जाके एक देख दे आए हो। तो वो मैं कहती हूँ सितारा सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है। जैसे मैं भी हॉरोस्कोप रिकॉर्ड कर रही थी पिछले दिनों, शाबान का महीना था, मैं ऑलवेज हमेशा रमज़ान में उम्रा किया, तो शाबान था, तो मेरे सितारे में आया कि रूहानी सितारा बेहतर हो रहा है। तो मैंने कहा अल्लाह पाक क्यों ना शाबान में अल्लाह तू मौका दे दे अपने घर आने का। मैं मेकअप रिमूव करती हूँ क्योंकि सितारा ठीक था, मेरी मदद कर रहा था, 12 घंटों के अंदर अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है और रब ताला के घर में पहुँच भी जाती हूँ। तो मतलब क्योंकि टाइम ठीक था ना, टाइम ने मेरी मदद की, मेरी चीज़ें, मेरा सफ़र आसान हो गया। सफ़र ने अल्लाह के हुक्म से होना है, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने तो सिर्फ उसकी चाल देखी और कोशिश की। तो कोशिश तो करनी पड़ती है उमर के, सितारा सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है, वो हिम्मत करिए। अब जैसे पाकिस्तान के लिए उमर, बार बार मैं हर जगह कह रही हूँ, ये 2 साल हैं जो वार्निंग ईयर्स हैं, 2024 और 25। अगर हम अब भी ना सुधरे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम सुधर जाएंगे। कुछ हमारे मुल्क को वो उसकी मैं रीज़न अभी आपको बताती हूँ। और अब तो मैं नक्शा बनते हुए देख रही हूँ, बातें तो ये मैंने पहले की हुई है, अब तो वो नक्शे। इसमें एक सवाल भी ऐड कर लीजिए, आप अक्सर कह रही होती हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलात फेस की, तो अब आके कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान का नसीब खुलना शुरू हुआ है, तो ये क्या एक थ्योरी है या इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रही है? एक चक्कर होता है, जैसे हम जब पैदा होते हैं, अगर हम वीक सितारे लेके पैदा होते हैं ना, तो वो एक सितारे ने पूरा चक्कर काटना होता है, फिर वो आपको रिलीफ वाले उसमें लेके जाता है। अब ये सेहरा, इनमें से किसके सर बंधेगा उमर? ये सेहरा जो है वो पीपल्स पार्टी लेती है या खान साहब कल को लेते हैं। मैं तो बहुत खान साहब के लिए भी दुआ करती थी जब वो आए थे, तो मैंने कहा इनकी शक्ल में अल्लाह ने लीडर दे दिया हमें। और जो है, लेकिन ये कि 2024 और 2025 जो पाकिस्तान के प्लैनेट की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। अगर इस वक्त भी किबले दुरुस्त नहीं किए, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं की, ये जो म्यूज़िकल चेयर होता है सीटों का, ये ख़त्म ना किया, तो फिर यहूदियों के तो बड़े स्ट्रॉन्ग अज़ाइम थे कि पाकिस्तान 2025 नाउज़बिल्ला कि दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा, और जो है इसके छोटे छोटे जो है ना वो टुकड़े कर दिए जाएंगे, जो कि हमने खान साहब के मुंह से भी बयान सुना। तो जो है ये उनकी प्लानिंग है, ठीक है। और इस वक्त जो कि जो दुनिया के हालात, कल परसों जब मैंने ख़बरें देखी, मैंने कहा अल्लाह पाक, ये तो मैंने बहुत पहले कहा था कि ऐसा बनने जा रहा है कि पाकिस्तान को सुपर पावर्स को हमारी ज़रूरत पड़ जानी है। सही है कि ऐसे दुनिया के हालात होने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का खित्ता अहम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल उनकी मजबूरी बन जाएगा, हमें सर्वाइव कराना। बिल्कुल ऐसी है। तो ये मैंने कल परसों से जो हालात देखे, खबरों के सुने, कि अगर मशरक़ वुस्ता के ये हालात रहे तो पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर जाएगा। तो वही देखिए, ये बात मैं आज से 3 साल से कह रही हूँ। अहमियत तो पाकिस्तान ने पहले भी इख्तियार की थी, जब चाइना सीपैक के थ्रू वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को चला रहा था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान दोबारा उसी जगह पर जाके खड़ा हो गया। अच्छा, ये आज पाकिस्तान ने IMF को भी एक दरख्वास्त दी है कि एक और बेल आउट पैकेज चाहिए हमें, IMF से पैसे चाहिए इस इकॉनमी को रन करने के लिए। मुझे ये बताएंगे ये IMF से हमारी कब जान छूटेगी, आज़ादी कब मिलेगी IMF से? देखिए यही वो जो है इस जून से, ठीक है, इस जून से पाकिस्तान का सितारा मज़ीद सॉलिड हो जाएगा, बल्कि मई के महीने से भी कुछ निशानियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो लग रहा है कि इनको एक और पैकेज वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है।
अब आके संभालना या लेके चलना वो तो इनको फिर अपनी जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि सितारे तो इस वक्त 26 तक पाकिस्तान के बहुत बेहतर हैं। अच्छा, 2026 के सेकंड हाफ तक सितारे बड़े सॉलिड हैं। जबरदस्त। तो उस वक्त तक हमें मुमकिन है कि हम जो है ना बेहतर तरीके से चलें, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो। पता नहीं, उम्मीद बहुत है दिल को, क्योंकि देखिए मैं तो चले रूहानियत की बंदी नहीं हूँ, जो नेमत शाह वली साहब ने भी कहा, तो मुझे देखिए अब वो उनका भी कहे का टाइम अब शुरू होता है सितारों की रोशनी में। और जब 2020 से मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होते थे, वो क्योंकि प्रो पार्टीज होते हैं, तो वो कहते थे ज़मीन ख़जाने उगलेगी, आसमान से सोना बरसेगा। और तब मुझे अभी भी याद है कि मैं कहती थी अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे अंधेरे नज़र आते हैं, मुझे कर्फ्यू नज़र आता है, मुझे नहीं पता था कि वो कोरोना की शक्ल में अटैक होगा। मैं तो समझी क्योंकि वॉर जोन को कर्फ्यू के हालात नज़र आते हैं। मैं तो आज भी कन्विंस्ड हूँ उमर कि वो एक बायोलॉजिकल वॉर थी, वो वबा नहीं थी जो कोरोना है, मैं उसको वबा नहीं कहती। मोस्टली ये बिल्कुल सही है, इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके अंदर स्कॉलर्स या उनके वो जो रिसर्चर्स हैं वो भी इस बात पे लिख चुके हुए हैं कि ये अल्टीमेटली एक ऐसा ही था कि आप इसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं। मुझे भी मैं तो कहती हूँ हम उसमें शुरू हैं। देखिए दुनिया की ट्रांसफॉर्म, अभी नहीं हम लोगों को डराते, एंड में दुनिया की बात। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, फिर आगे पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात हो रही है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पॉलिटिकल और प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से मुझसे पूछा जाता था, सवाल किया जाता था, तो मैं कहती यस, मैं कहती थी नहीं, आपको लग रहा है ऐसे दोबारा कम बैक करेंगे और बड़े सॉलिड तरीके से कम बैक करेंगे। ये भी प्रेडिक्शन अभी। अच्छा जी, दोबारा कम बैक करेंगे और सॉलिड तरीके से करेंगे। आपने नवाज शरीफ का भी कहा था, वो आ गए वापस जी, और उनका केसेस भी क्लियर हो गया, क्लीन चिट भी मिल गई। अब मुझे ये बताएं कि दोबारा कम बैक करने पे इमरान खान साहब की कुछ आपको दोबारा कम बैक नज़र आ रहा है? वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिलती नज़र आ रही है, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे खान साहब के ऊपर तो उमर अल्लाह ने बड़ी पेशगोइयाँ पूरी की हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मेरे पास थी। मतलब आप सोचें, रेहाम से तलाक वाली पेशगोई, फिर मैंने कहा था एज ऑपोजिशन लीडर बहुत बड़ा नाम बनाएंगे, फिर मैंने कहा था तीसरी शादी पत्थर पे लकीर है, और मैं कहती थी कि किंग मेकर बने, किंग ना बने। अब उसकी एक रीज़न है, पाकिस्तान का जो जायचा है उसमें जो वज़ीर आज़म का मनसब है ना, वो है ही कंट्रोवर्शियल। और आज तक देखिए कि जितने भी वज़ीर आज़म बने हैं या ना अहल साबित हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, या टर्म पूरी नहीं करते, ठीक है ना। और सदर जो होता है वो 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत होता है। मतलब थ्रू आउट सदर आरिफ अलवी का मुकद्दर देखें कि वो 21 तोपों की सलामी, सदर जरदारी 21 तोपों की, जरदारी साहब अक्लमंद है, वो सदर बन जाते हैं। इसमें भी सवाल है मेरा। तो वो जो है बात हम किसकी कर रहे थे, खान साहब। फिर खान साहब को जब 2022 आया तो मैं इतना कहती थी कि खान साहब अपनी साख को बचाएं, फैसले सोच समझ के लें। मार्च तक मुझे लगता है हुकूमत का तख्ता जो है वो धड़न तख्ता हो चुका होगा। ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और ये जो पीडीएम थी, मैं इसको होम्योपैथिक ऑपोजिशन कहती थी, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हुई कि उसे इतना टफ टाइम दिया। फिर मैं कहती थी खान साहब को कि मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में उनको आगे इद्दत ना काटनी पड़े। फिर एक वर्ड में यूज़ करती थी कि मुझे खान साहब आइसोलेशन में नज़र आते हैं। अच्छा, अब उमर वो आइसोलेशन देखिए अल्लाह ने महदूद सा इल्म दी है ना, मैं वो आइसोलेशन बता नहीं सकती थी कि वो अल्लाह ना करे। और मैं अभी भी आपको कहूँ कि उनके प्यार करने वालों को कि ये जो अंदर है ये महफूज है, वरना दूसरी खबर भी हो सकती थी, ठीक है। तो ये अगर वो अंदर थे तो ये सोचे कि महफूज हो गए इस वक्त में वो, कि अल्लाह ताला उनको उन्होंने महफूज कर दिया और अल्लाह निकाल भी ले उसमें वहाँ से। अच्छा, फिर एक पेशगोई की कि 20 मार्च के बाद खान को रिलीफ मिलना शुरू होगा। इसका बार बार जिक्र हो रहा है आजकल। बिल्कुल, मैंने पॉडकास्ट सुना था और हालांकि मैंने सुन रही थी कि जी जो लोग कहते थे, वो इंडियन भी कहते थे वो आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कहती थी मुझे 20 मार्च के बाद रिलीफ नज़र आता है, वो भी किसी डील की शक्ल में। और मैं कहती थी खान साहब अगर समझदार होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, कर जाए कॉम्प्रोमाइज़, वरना फिर आगे भी अक्टूबर तक उनके लिए मुश्किलात हैं।
तो खान साहब का जो सितारा है ना, ये मुश्किलात से उम्र जो मुकम्मल निकलेगा वो है मार्च 2025। मार्च 2025 उसमें मुकम्मल मुश्किलात से निकलता है, लेकिन इनका सियासी सितारा बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उन्हें रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह लोग नून लीग के बारे में कहते थे, जब नून लीग आउट हुई तो जी ख़त्म हो गई, सफाया हो गया। मैं कहती थी नहीं, नून लीग इज़ राउंड द कॉर्नर, वो फिर कम बैक जल्दी कर रही है। पीपल्स पार्टी के बारे में ये भी बड़ी ज़बरदस्त मेरी पेश गोई, अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी। मुझे पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर की कॉल आई, उन्होंने कहा सामिया जी आपने कहा था, और एक बड़े शो में मैंने कहा था, एक हमारे बड़े प्यारे एंकर हैं वो भी, तो मैंने उसमें कहा था कि 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने में। अब मेरे साथ एक और खातून एस्ट्रोलॉजर थी, मैंने कहा जी मैं इल्म छोड़ दूंगी अगर इस सिलेक्शन में पीपल्स पार्टी विन कर गई, मैं इल्म छोड़ दूंगी। अच्छा। खातून से ज़रा जज्बाती से सीन हो गया, तो मैंने कहा था 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने में। तो मुझे उन मिनिस्टर साहब ने बताया एग्जैक्ट 10 साल के बाद जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं। ये उन्होंने मुझे बताया, मैं तो भूल भी जाती हूँ बोल के, मुझे ना याद रहती अपनी पेश गोइयाँ, सच्ची बात है। तो आप लोग याद कराते हैं तो दिमाग चल पड़ता है। हाँ जी, ये 2007 में इनकी हुकूमत आई थी, 8 में इलेक्शन हुआ तो आई थी, तो 2014 में उस वक्त तक ये प्रेसिडेंट रहे थे जी। तो राइट आफ्टर 10 ईयर ये मुझे मिनिस्टर साहब ने फ़ोन करके कहा कि सामिया जी आपने तो कमाल किया है कि पूरे 10 साल के बाद वो बंदा सदर बनने जा रहा है, पूरे आफ्टर 10 ईयर्स। सही। तो अभी भी जब ये वो होता था सवाल, तो मैं कहती थी नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने ये तो कहा है आज तक कि जिला वतनी का दौर था, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, मैं कह रही थी वो आएंगे और वज़ीर आज़म भी बनेंगे। शुक्र है मुशर्रफ साहब ने मुझे वो बचत हो गई कि अच्छा, अभी इमरान खान के हवाले से ये आपको लगता है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए सितारा तो स्ट्रॉन्ग है, हम उन्हें उसमें से रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अभी तो मुझे रिलीफ, तो मैं आपसे कह सकती हूँ मिल सकता है मार्च 2025। हाँ जी, लेकिन पावर मैं ये कहूँ कि पावर कोई अनकरीब खड़ी है, ये मैं भी नहीं कह सकती उनके बारे में, या मुझे समझ नहीं आ रहा या मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। पावर का नहीं कह सकती, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि जो है ना रिलीफ की शक्ल बन रही है, और उन्हें भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। इतनी दुनिया उनको प्यार करती है कि, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने चोरों के साथ बैठ के डील नहीं करनी है, चोरों के साथ मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। तो इसका मतलब ये है कि 2025 तक खान साहब जेल में होंगे, या आप ये कह रही कि 2025 के बाद इजी हो जाएगा मामला? फिर उनके आज़ाद फ्रीडम है उनके लिए ना। तो जेल से रिहाई कब देख रही हैं कोई है? तो देखिए अगर वो मान जाए तो मेरा ख्याल मई जून का महीना भी उनको निकाल सकता है। तहरीक इंसाफ मई का महीना उनकी उनके लिए गुड लक का महीना। अच्छा, अगर वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दे तो सही है। तहरीक इंसाफ वाले पहले कह रहे थे कि जी ये देखें फरवरी में आ जाएंगे, सॉरी इलेक्शन के बाद आ जाएंगे, और फिर उन्होंने कहा जी रमज़ान में रिहाई हो जाएगी, फिर उन्होंने अब मार्च का कहा, मार्च में रमज़ान हो गया, अप्रैल के आ गया जी, तो अभी तक कोई ऐसा चांस ही नजर नहीं। सितारों में भी जो है खान साहब, मुझे तो ऐसे लगता है कि अपने लिए खुद पता नहीं क्यों मुश्किलात लेके बैठे। हाँ, या वो सपना देख बैठे नेल्सन मंडेला बनने का, तो वो फिर खैर वो तो गांधी साहब भी बना करते थे धरने के दिनों में, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मतलब इतना लोग उनसे प्यार करते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देनी चाहिए। और सियासत नाम किस चीज़ का है? हम नहीं कहते फलाना बड़ा सियासी है, तो वो जो है सियासत नाम ही फ्लेक्सिबिलिटी का है। लेकिन आप असूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाए तो फिर आपकी वो सर इतने यू टर्न्स लिए, तो वहाँ पे उसकी क्या लॉजिक या क्या दलील है? एक और हो जाता खैरी सल्ला कि इतने तो उन्होंने यू टर्न्स आज तक लिए। अच्छा, परवेज़ इलाही साथ उनके मिले, परवेज़ रशीद साहब मिले, तो इतने तो चीज़ें आई हैं, डाकुओं को भी मिला लिया, चपड़ासी को भी साथ मिला लिया। ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा इमरान खान साहब की जो मिसेज हैं बुशरा बेबी हैं, जी जी, अभी वो आज उनका इलाज वगैरह भी चल रहा है, और उनको ट्रस्ट भी नहीं है कि उनको शायद कुछ जहर भी दिया जा रहा है बुशरा बेबी को, या इस तरह कहा जा रहा था। बुशरा बेबी के सितारे गर्दिश में है अभी या कुछ? बुशरा बीबी तो बिल्कुल महफूज है, सेफ है, कोई ऐसा खतरा नहीं। वो भी तो काट रही है ना, वो तनाई कह देते हैं। नहीं, मतलब अगर जो सेहत के मामलात की अगर आप बात करते हैं,
तो कोई ऐसी उनकी सेहत को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कोई ऐसी चीज उनकी वो हार्पिक के 2-3 कतरे पिला दिए उन्होंने, ये भी कहा ना। वो तो खैर ये तो मैं कहती हूँ हमेशा से वो हम सुनते ही चले आए हैं। अच्छा, बुशरा बीबी अगर इमरान खान इनसे शादी ना करते तो इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते? सर खान को ना सियासत रास है, शादी रास नहीं है। लेकिन खान साहब का भी शौक, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये शादी पत्थर पे लकीर की तरह होगी, तो मतलब उस वक्त जो तीसरी जो बनती थी और तीसरी के बाद चौथी का चांस नहीं है, तो ये आखिरी शादी है। हाँ, लेकिन उनके सितारे में ना शादी उनको रास नहीं है। लेकिन ये शादी चलती हुई नजर आ रही है आपको? सर ये भी खतरे में है। हाँ, ये रिलेशनशिप भी खतरे में है। ये रिलेशनशिप जो है ये वाला साल और अगले मार्च 2025 तक का वक्त अगर ये पेयर निकाल जाता है तो ये पेयर सेफ सरवाइव कर जाएगा। ये पेयर खतरे में है। नहीं, अगर वैसे बुशरा बीबी ने अलग होना होता तो अभी कर जाती इस डिफिकल्टीज को फेस कर। मैं बताऊं कि मैं पहले भी कहती थी कि बुशरा बीबी के मिजाज की वजह से ये शादी इतना चल गई है। ये तो जब शादी हुई थी इतने तो इंटरव्यूज़ हम देते थे और आज भी कई इंटरव्यूज़ मेरी नज़रों से गुजरते हैं कि जिसमें मैंने कहा था कि बुशरा बीबी के मिजाज की वजह से ये शादी चल जाएगी, क्योंकि उनमें एक इस्तिकामत, मुस्तकिल मिजाजी है उनके मिजाज में। खान साहब अपने मिजाज के अंदर ही इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू कोप जो है ना उसमें रिलेशनशिप के अंदर चलने के लिए, लेकिन जो है बुशरा बीबी की मुस्तकिल मिजाजी की वजह से चल जाएगा। लेकिन सितारों का ख़तरा खान की शादी को बहरहाल है। आप कह रही हैं कि खान साहब की ये शादी भी खतरे में है अगर ये वैसे तो मैं कहूँगी खान साहब से कि खैर सुनते का है किसी की। हाँ। मैं तो इतना नहीं, मुझे तो ये भी पता चला है कि खान साहब का यही मसला रहा है अभी तक। खान साहब कानों के बड़े कच्चे हैं, कोई भी आगे उनको बात बताता है तो खान साहब लीव कर लेते हैं। हाँ। और अपनी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। मुझे समझ ही नहीं आता कि जो है खैर मैं राय देने वाली कौन होती हूँ, मैं तज्जिए तो नहीं दे सकती, मेरा काम प्रेडिक्शन नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि उनकी नेचर में ना उनका जो कॉम्बो है ना वो टॉरस और लिब्रा का कॉम्बो है। नाम उनका एरीज में आता है, तो एक जो वो ना जिद्दीपन और जिसको हम अड़ जाते हैं। हाँ, और उसमें मैं इसको बेवकूफ़ी वाला जिद्दीपन कहूँगी। ये अक्लमंदी नहीं है। सही है। अपने लिए खुद नुकसान कर लेना या अपने लिए खुद, तो ये उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है। लेकिन क्योंकि जायचे में सेट्रन की पोजीशन इतनी सॉलिड है कि माशाल्लाह इतने यू टर्न लेने के बावजूद उनकी सियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि लोगों में उनकी फॉलोइंग को फ़र्क नहीं पड़ सकता। ये तो जब रेहाम साहिबा बुक लिख रही थी ना, तब भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि रेहाम साहिबा की बुक आने से, हालांकि मुझे बड़े पॉलिटिशियंस के फ़ोन उनके आते थे पीटीआई के, की बनेगा, क्या होगा, बुक आने वाली है। मैं कह जी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खान साहब का ये सितारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी किस्म का ये स्कैंडल, ये कार्रवाई उनको डैमेज नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए, ये जो हुकूमत अभी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और उसमें एक और 2 जमातें भी शामिल हैं, ये कितना अरसा चलेगी? देखिए मैं इस पे ये कहूँगी कि इनका चलना मजबूरी हो जाएगा। उम्र 5 साल का टेन्योर पूरा कर इलेक्शन मुझे तो भी इतनी जल्दी कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं, कुछ चेहरे म्यूजिकल चेयर की तरह आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ लेकिन सेटअप यही चलता है। वजीर आजम का चेहरा भी शायद तब्दीली में कदम में आ सकता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये कोई इलेक्शन आप नियर फ्यूचर में नया एक्सपेक्ट करें, वो नहीं मुझे। ये आपने वैसे बड़ी प्रेडिक्शन की और ख़बर दी है कि वज़ीर आज़म का चेहरा बदल सकता है। जी, क्योंकि इसका भी इम्कान मौजूद है। लेकिन ये कि चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं। हाँ। जो है वो ये मैं नहीं कह सकती कि ये कोई हमें इलेक्शन की खबर। वैसे तो इलेक्शन को अगर ये लोग खेल सकते तो 25 में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी। हाँ। कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स भी होंगे, IMF की कुछ कंडीशंस थी, वो हमें मुझे ये नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई इलेक्शन आपको जल्दी की उसकी बात सुनाई दे। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब में अभी नवाज शरीफ साहब की साहबजादी वज़ीर आला हैं। जी। और कैसा वैसे आप उनको देख रही हैं बतौर वज़ीर आला, सक्सेसफुल? देखिए, और मैंने तो सितारों से राय देनी होती है। वो कुछ जो है ना, उनका सितारा 2024 में क्राइसिस के अंदर है। इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद मैं मरियम साहिबा से यही अर्ज़ करूँगी कि ज़रा समझ के चलें।
मतलब ऐसी चीज़ें ना उनसे हों कि लोग उनके अगेंस्ट हो के कल को जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो मैं तो नहीं उमर उनको ये क्योंकि मैं तो सितारों में भी कहती थी कि 25 वाले साल से मरीम का सितारा स्ट्रॉन्ग होगा, मरीम साहिबा का, लेकिन 2024 में मरीम साहिबा को केयरफुल चलना पड़ेगा। तो किसी भी वजह से उनकी भी जो है साख को डेंट पड़ सकते हैं। तो ये उनका 5 साल का टर्नओवर पूरा होगा बतौर वज़ीर आला। देखिए अगर ये 24 सर्वाइव कर जाती हैं तो फिर आगे फिर ये बचत हो जाएगी। अगर ये 24, क्योंकि देखिए मेरा एस्ट्रोलॉजी का साल हमारा शुरू होता है मार्च से, मार्च की 20-21 से जब नया सन राइज होता है। तो ये मार्च तक अगर मरियम बीबी सरवाइव कर जाती हैं 25 के मार्च तक तो बचत हो जाएगी, फिर ये सेफ हो जाती हैं। तब तक मेरा तो मशवरा है कि जैसे खान साहब को मैं मशवरा दे दी थी, तो ये मशवरा मेरा मरियम बीबी के लिए भी है कि संभल के चलें, सोच समझ के चलें, 25 तक सरवाइव करें। जी जी। अच्छा, आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म भी बनेंगे? देखिए जो है अगर ये थोड़ा सा स्लो चलती या जो है 25 वाला साल उनके लिए बड़ी अच्छी खबरों वाला साल था। मैं तो कहती थी 2025 में उनको कॉम्पनसेशन ईयर है उनके लिए। 2024 बिलावल को बहुत तरीक़ों से कॉम्पनसेट कर रहा है, तो बिलावल के लिए कोई भी रिमार्केबल कुछ और भी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस आप लोगों के सामने आ सकते हैं। लेकिन 2025 मार्च के बाद से मरियम साहिबा के लिए ज़रा सेफ ईयर था। अब मैंने बिलावल की तरफ इशारा किया तो चलें बिलावल की तरफ बात लेके चलते हैं। बिलावल साहब अभी ना कोई हुकूमत में उनका हिस्सा वजारत नहीं है, लेकिन वो बैठे ज़रूर हैं। से एक्टिव हो जाएंगे। आप कह रही हैं कि बिलावल साहब जून से एक्टिव होंगे। जून से किसी सेटअप में बिलावल या उनकी पार्टी का कोई बंदा लेगा मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट में बैठेंगे? देखिए मैंने कहा ना कि चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप इसको नहीं हम कह सकते कि वो ना लें सीट से या ना लें ओहदे। तो जून से काफ़ी नक्शे फिर आप में कुछ तब्दीलियाँ देखेंगे आप। सही है। जो है चेस के मोहरे आगे पीछे हो सकते हैं। जून मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी भी जाके बैठ जाए। और ये 26 मई 2024 से ये तब्दीलियों वाला प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी सी अप एंड डाउन के बाद अल्लाह करे बस जो है अच्छा जून के यहाँ से सेकंड हाफ से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ज़रा स्टेबल होने की तरफ सफ़र शुरू होता है। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है जी, अल्लाह करे कैसा हो जाए। लेकिन IMF से जान छुड़वाए बगैर हम कैसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ वो जो टाइम आप देखते हो ना, वो अल्लाह पाक जब हम पहुँचेंगे ना 2025 के जून में, फिर हम एक जो है ना एक अपनी जगह बनवा या मनवा चुके होंगे अगर हम अक्लमंदी से चले। और अल्लाह करे कि जो है ये आखिरी चांसेस हैं उमर, दिल तो कहता है बचत हो जाएगी और पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बनना है। लेकिन क्योंकि ये 2 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ पाकिस्तानी वैसे भी हमारा दिल तो धड़कता है और हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो। जी हमारा जीना मरना इसी से ही है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही उससे तो यूँ लग रहा है कि हम बेहतरी की बजाय रिवर्स गियर लगाया हुआ हमने। और हम इंशाल्लाह ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो 25 अप्रैल ये जो अभी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, जो है आपका इंटरव्यू हो सकता है उससे पहले आप चले जाएं। नहीं इंशाल्लाह ये तो वो जो है 25 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि कुछ अब कियोस में कमी आना शुरू हो जाएगी। सही है। मई जून अच्छा फिर एक एरिया थोड़ा सा ख़तरनाक आएगा, उसमें पाकिस्तान फिर किसी मुल्क के साथ हेड ऑन ना चला जाए। वो होगा मिड जून से मिड जुलाई तक का टाइम। अब देखिए मैं दलील दे दे के अगर बात करूँ तो उस वक्त मार्च फिर फॉल करने जा रहा है। क्योंकि मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ ना, मुझे कौन से इल्हाम होते हैं वो नबियों की और अल्लाह के वलियों की सिफात है। तो वो मुझे वो नहीं होते। मैं आपका चेहरा देख के मैं बिल्कुल कुछ नहीं बता सकती जब तक मैं आपके सितारों को रीड नहीं करूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मियाँ साहब का फ्यूचर, अभी आपने उनके बारे में जितनी भी प्रेडिक्शंस की वो एज इट इज़ हुई, एक्यूरेट हुई। अभी आगे क्या फ्यूचर देख रही हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का? वो इनकी जमात तो ये कह रही थी कि जी मियाँ साहब आएंगे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हमने अखबारों में इश्तिहार भी देखे, बड़ी बड़ी कैंपेन्स देखी वज़ीर आज़म। मेरी हालत पूछे क्या होगी कि या अल्लाह, फिर मैं जो है ना कि अब मतलब फंस जाते हैं ना आप।
आप पे क्रॉस भी लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग कहते हैं कि इनकी तो और पता नहीं मुझे क्यों सीरियस लिया जाता है, मेरे साथ और भी इतने लोग होते हैं मेरे ज़्यादा हिट लिस्ट पे होती हैं। वो इतनी बड़ी प्रेडिक्शंस और उनके नॉलेज का यूज़ इतना वसी नहीं है जितना आप कर रही हैं, तो जितना आपका फुट होल्ड ज़्यादा बड़ा होता है या उतना ही आपको ख़तरा भी ज़्यादा होता है, खतरा होता है कि कोई हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो उसके बाद आपकी तरफ उंगलियां उठने लग जाएंगी कि अच्छा। तो खैर नवाज शरीफ का फ्यूचर पे बात हो। देखिए नवाज शरीफ की जो उनके नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने यहाँ तक तो कहा था आएंगे, क्लीन चिट मिलेगी, और फिर मैंने कहा था कि वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करेंगे, किंग मेकर का रोल उनके लिए बेहतर है, जिस पे हाथ रखेंगे वही प्राइम मिनिस्टर होगा उनकी तरफ से जो है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा पावर तो मुझे भी समझ नहीं आती कि मैं कहूँ कि वो एकदम से भाई को हटा के उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ऐसा कुछ मुझे सच्ची बात है इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर तो बन ही सकते थे वैसे, जहाँ भाई को बनाया खुद बैठ जाते, बस लेकिन वो कहते हैं मेजोरिटी नहीं मिली हमें, सिंपल मेजोरिटी होती तो हम शायद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते। तो अब आप आगे ये देख रही हैं कि ये उनकी मैक्सिमम पीक है यहाँ पे, इतनी जितनी इन्होंने पावर यहाँ पे रिटेन की हुई है इससे ज़्यादा नहीं हो। बिल्कुल अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करेंगे, डिसीजंस मैं कह रही हूँ किंग मेकर का रोल उनका चलेगा। मुझे वो एज किंग की सामने यूँ नज़र नहीं आते। जरदारी साहब के लिए तो मुझे जब दिए जाती थी कि 2 नामों में से, तो मैं कहती थी जी एक जरदारी सब पे भाई। अच्छा जरदारी साहब की आगे मुस्तकबिल सियासी क्या देख रही है, इसी तरह ही चलेगा जिस तरह सर? वो बहुत जो है जोड़ तोड़ के बादशाह, उनका ना चाइनीज जो स्टार है वो मंकी है। अब आप देखिए मंकी का दिमाग कितना वो मशहूर है, तो जो है वो हर सूरत हाल से बच के भाग जाता है। तो ये जो है ये जरदारी साहब को मैं हमेशा जब पढ़ती थी मैं, क्योंकि जब पढ़ना होता है तो मैं चाइनीज़ स्टार्स भी उनके निकालती हूँ, क्योंकि वो सिफात आती हैं इंसानों के अंदर भी। अच्छा वाह, तो उनका दिमाग माशाल्लाह इतना तेज़ है, जोड़ तोड़ के वो माहिर है, तो वो सेफ है। बल्कि पीपल्स पार्टी को आप देखेंगे जल्दी जो है एक पावर के साथ कम बैक करता हुआ। ठीक है। और हमारे छोटे मियाँ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जी उनको ये कुर्सी आपने कहा कि हो सकता है कि तब्दील भी हो जाए, जो आपको इस तरह का नज़र भी आ रहा है, लेकिन उनका बीइंग अ पॉलिटिशियन कैरियर आप कैसे देख रही हैं? उनका भी जो सेट्रन है, इस मुल्क में 4 एक लोग हैं, आप खुद भी उन पे हैरान होंगे। एक तो शेख रशीद साहब जो बिल्कुल ही वो निकल के बेचारे, वो तो खुद भी ज्योतिषी है, वो भी अक्सर उनका भी सेट्रन पावरफुल है। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान, अच्छा। तीसरे हैं इमरान खान साहब, एंड देन शहबाज शरीफ साहब। इनका सेट्रन स्ट्रॉन्ग एग्जॉल्टेड है। तो जब मियाँ साहब की एक और मेरी पेशगोई सर उमर बहुत हिट हुई थी, जब वो पानामा के केसेस थे, और मैंने कहा था कि -1 होगा, नवाज शरीफ साहब माइनस हो जाएंगे, लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो उस वक्त भी मैं कहती थी कि इनको चाहिए अपने छोटे भाई को दे दें, क्योंकि उनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद उससे वो कोई इनसिक्योरिटी थी या कोई फैमिली इश्यूज होंगे कि उन्होंने खाकान साहब पे भरोसा किया, और जो है लेकिन शहबाज शरीफ साहब का भी सियासी सितारा, इन्हीं ये 4 लोग हैं जो मैं आपको देखिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, चाहे उन्हें आप ना भी कोई इलेक्शन जितवाएं, कुछ भी ना करें, फिर भी वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वो तो पीडीएम के सरबराह रहे हैं, जबकि हालांकि उनका कोई हिस्सा नहीं था। उनका भी सियासी सितारा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी हुकूमत और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तानिया, जिसे आप एस्टेब्लिशमेंट भी कह लीजिए, उनके ताल्लुकात कैसे हैं? देखिए इस वक्त जो है ये इदारे इनका। अच्छा इससे पहले एक सवाल है, आप भी पर्सन की आप कैपेसिटी में स्टडी करती हैं कि इदारों की भी कोई स्टडी होती है या इदारों के हवाले से? बिल्कुल होती है, क्योंकि ये करनी पड़ती है। मार्स जो है वो फौज को रिप्रेजेंट करता है, फोर्सेस को करता है, जुपिटर जो है वो कोर्ट्स को करता है, तो जो है आपकी अदलिया को करता है, यूरेनस जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी को करता है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ, मैं हवा में नहीं छोड़ सकती बातों को। तो जो है ये जो फ़ौज का सितारा है, अल्लाह ना करे फ़ौज की, जैसे मैं कि मैं इसमें कहती थी, वो भी मेरी पेशगोई इतनी हिट हुई कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से भी बल्कि उसको फ़ोन आए थे कि मैं कहती थी कि 20 मई तक कुछ ऐसा होगा कि फ़ौज की फिरकी घूम भी सकती है। मैं 20 मई देती थी,
और ये मुझे नहीं पता था कि बीच में 9 मई आ जाएगा, क्योंकि मार्स फॉल हुआ था। तो अभी फिर एक फेज ऐसा आ रहा है, ये जो मिड जून से मिड जुलाई का, कि फौज को फिर से ना उस पे जाना पड़ जाए अपने इस पे जो है। लेकिन जो है आप अगर बात करेंगे कि इदारों की, तो मैं हमेशा से कहती थी सर पाकिस्तान में बांग्लादेश सेटअप चलेगा और वही सरवाइव करेगा, तो हम फौज को माइनस नहीं कर सकते। फौज का रोल जो है अपने निज़ाम में से जो है सबसे फाइनल अथॉरिटी जो है, क्योंकि मार्स पावरफुल है पाकिस्तान के जायचे में, तो बस ये समझिए कि बांग्लादेश सेटअप ही चलना है। इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात ठीक होते नजर आ रहे हैं आप? ये तो ऐसे सवाल हैं, ये तो तज्जिया कार जवाब दे सकते हैं। नॉलेज क्या कहता है, सितारे क्या कहते हैं? देखिए मैं तो खान के सितारे कह सकती हूँ ना, कि जैसे मई गुटलक दे रहा है, अब मई में फौज उनके हक में ठीक होती है या अदलिया, ये तो मुझे नहीं ना पता, ये इल्म यहाँ दोनों में से कोई एक बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनकी लक तेज होने जा रही है। तो जो कौन उनको सपोर्ट करता है, कौन फिर वहाँ से उनको उनके लिए रिलीफ बनता है, ये गैब का इल्म है। ये बड़ी अच्छी एक उन्होंने न्यूज़ दी है, बल्कि उनकी प्रेडिक्शन है कि मई में खान साहब के हक में कोई ना कोई एक इदारा शायद उनकी फेवर में आ जाएगा और खान साहब के बेहतर टाइम जो शुरू हो जाएगा। अच्छा मैडम, ये एक और इशू है, इंटरनेशनल इशू है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। ये जो फ़लस्तीन में अब जुल्म जारी है इसराइल की तरफ से, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएगा? 100% जानी है उमर। अच्छा यस, ये तो 2-1 साल ज़मीन पे सुकून है। ठीक है। 2026 के सेकंड हाफ से मैं तो कहती हूँ अपनी ज़िंदगी को डे टू डे जिए, मत सोचिए सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो मैं तो ये मैसेज हर अपने उसमें व्लॉग में देती हूँ कि खुदा के लिए अपने आज को जीना शुरू कर दें, मत अगले 100 सालों की प्लानिंग करें, क्योंकि रब ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है। ऊपर वर्ल्ड अलायंसेस में तब्दीलियाँ आनी है। अब ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बन जाएगा जिससे हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होने जा रहा है। लेकिन उमर ये बात तय है कि वर्ल्ड को श्रिंक किया जाएगा, जो दुनिया अल्लाह की जो यूनिवर्स है ना। अब हम में से कौन जीता है वो वक्त देखने के लिए, कौन मरता है। तो मैं तो कहती हूँ हर रात अपना बोरिया बिस्तर पैक करके सोइए, कोई पता नहीं कल हो ना हो। तो जो है ये अपना शुरू कर दें ताकि जो है उसको एंजॉय करके जाएं, मत अपने अजाब में डालिए, कर्जे के उसमें अजाब में, या अपने आप को चीज़ें जोड़ के मत रखिए कि जी कल देख जीने के लिए रखिए, जो आज है खुदा कि ये वाकई सच बात है। और आप देखिए कि आप देख रहे होंगे 2020 के बाद से कितनी अनप्रेडिक्टेबल अमवात आपने देखी होंगी, सोचा भी नहीं होगा। बच्चे में सुनती हूँ सुबह कनाडा जाना, रात को बच्चा मर गया, बच्चे ने सुबह पढ़ाई के लिए उसका सारा कुछ तैयार, वो कई ऐसी मैंने अमवात सुनी। वो देखे ना हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परेशान होते थे कि जो आखिरी दौर आएगा मेरी उम्मत के जवान नज़र लगने से मर जाया करेंगे। और नज़र बद क्यों इतनी वो बढ़ गई है, क्योंकि हमारे अंदर ईवल ज़मीन से, देखें कहा गया था ज़मीन से नूर उठा लिया जाएगा। यकीन जानिए मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अब दज्जाली पावर्स का दौर है। अब ज़मीन पे नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं, क्योंकि ये 2 ही ताकतों की जंग है, नूरानी ताकतों की और दज्जाली पावर्स की। तो अब जो है ना नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं। इसका मतलब है वर्ल्ड एंड होने वाले। सर ये बाबा वांगा ने तो बड़ी लंबी डेट आपके साथ से दी, मुझे तो इतना लंबा सफ़र नहीं नज़र आता है। 50-70 का बता। देखिए एक तो है ना कि दुनिया कितनी बचेगी, उसमें से पता नहीं हम है कि नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूँ अपने आज में जीना शुरू करें, अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपने जो है वो कनेक्शन अलमाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि बख्शे जाएं। बिल्कुल ऐसे तो जो है खत्म हो रहा है। तो पता नहीं हमारे पास मोहलत है कि नहीं है। तो बाबा वांगा तो जहाँ तक देखते हैं, मुझे सच्ची बात है, मुझे तो कुछ और ही नज़र आता है कि इसको इसने श्रिंक होना है। सही है। अच्छा वो बातों बातों में एक सवाल जो है ना वो मिस हो गया था मुझे, सॉरी टू आपको वहीं पे वापस लेकर। जनरल आसिम मुनीर साहब मिस कर गया, उनके बारे में कभी आपने उनकी स्टडी की है, उनके स्टार्स के हवाले से? देखिए यहाँ मैं ये सच बोलूँगी आपसे कि मेरा काम है, क्योंकि काम करना, तो जब ये होना था ना 6 जर्नल्स थे या 6 थे, मुझे सबकी तारीख़ पैदाइश
किसी के थ्रू आई थी, ठीक है। और जो है उसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ थी, और जो है मुझे जिसमें से जनरल साहब की भी थी? जी, जनरल साहब की भी थी और उनकी भी थी, जनरल फैज साहब की भी थी। उन पे फिर मैंने ना हर एक पे एक वॉइस नोट भेजा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जिनके थ्रू आई थी तो मैंने उन पे कहा था कि जनरल फैज के सितारे उन्हें OSD कर चुके हुए हैं। अच्छा। तो इनका तो मुझे इम्कान नज़र नहीं आया, और मैंने कहा अब यही सितारे खान को OSD करने जा रहे हैं, जो मेरे अपने वर्ड्स होते हैं अपने एक काम में मैं यूज़ करती हूँ। जब मैंने जनरल आसिम साहब का, मुझे पता भी नहीं जनरल आसिम कौन है या हाफिज़ कुरान है, मुझे खुदा की कसम नहीं पता। मैंने उनके नाम पे टिक लगाया कि मैंने कहा ये बंदा मुझे पेट्रियाटिक नज़र आता है, ये बंदा मुझे जो है ऐसे लगता है कि इससे अल्लाह शायद मुल्क के लिए कोई काम ले लें, अल्लाह करे कि कुदरत इन्हें चांस दे। ये मैं नहीं उम्र बता सकती कि ये बनेंगे या वो मेरी रिकमेंडेशन पे बने, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो 2 लोगों पे मैंने टिक किया वही 2 लोग आज जो है वाइस भी हैं, चीफ भी हैं। तो वो मैंने एम के हिसाब से, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं, वो अपने मेरिट पे आए होंगे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जैसे मुझे होमवर्क दिया जाता है, इन पर्सनालिटीज़ के बारे में बोलिए, इनके बारे में बोलिए, तो मैं कहती हूँ मुझे डेट ऑफ बर्थ दें। जैसे बाबर आजम का था तो मैं तारीख़ पैदाइश मंगवाई, मैं कहनी जी ये तो कम बैक कर रहे हैं, बड़े सॉलिड तरीके से कम बैक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मायूस ना हो कि इनको आउट कर दिया गया। ऐसा अच्छा, अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से उनका किरदार किस तरह आप देख रही हैं? देखिए, जो मुझे उस वक्त उनके सितारे याद है, जब जुपिटर 9th हाउस में लेके इंसान पैदा होता है ना, तो होता वो अच्छी सोल है, पेट्रियाटिक होता है। अब अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे कि शायद उनके थ्रू कुछ हम, इस मुल्क ने तो बदलना है। अब इसका सेहरा किसके सर लगता है यही गैब का इल्म है जो मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये जो सोलर एक्लिप्स है और लूनर एक्लिप्स है, ये जो इस दफ़ा 2024 में और बड़े खतरनाक लगे हैं, और वो भी बड़ी तादाद में है। इतने पहले हमने कभी नहीं देखे, नहीं तो साल में कभी एक दफ़ा होता था ऐसा। नहीं 4-5 बारी आते हैं, इस बारी आगे पीछे भी आ गए, और बड़ी मतलब एक ना कैलकुलेटेड टाइम के साथ आ रहे हैं। जी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में कौन कौन से पॉलिटिशियंस जो है वो इस दफ़ा जद में आ रहे हैं? एक्चुअली उमर यहाँ पे ये है कि ये इनकी अहमियत, मैं पहली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने इनकी अहमियत को टीवी पे कहना शुरू किया था, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि इनकी ड्यूरेशन में 2 नवाफिल अदा करें ताकि नमाज कसूफ और खसूफ बोला जाता है। कसूफ सूरज ग्रहण के लिए, खसूफ चांद ग्रहण के लिए। तो जब उन्होंने हमें कह दिया तो हमारे लिए तो इससे पीछे कोई बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों ग्रहण लगे हैं ये हमें नहीं इफ़ेक्ट करे, हमें खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कर रहे हैं अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा, यूरोप की एक आधी पट्टी। तो ये जहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं अमेरिका का फॉल भी सितारों में प्रिडिक्ट कर चुकी हुई हूँ। बिल्कुल आपने किया जी। अब बाइडन के इलेक्शन जीतने की तो प्रेडिक्शन की थी मैंने, अब उनके फिर सोना इलेक्शन होने वाला, अभी मुझे उस पर होमवर्क नहीं है मेरा, लेकिन अमेरिका का फॉल ज़रूर मैंने प्रेडिक्ट किया है कि अमेरिका में तोड़ फोड़ होनी है और अमेरिका ने अंदरूनी खलफशार का शिकार भी होना है। तो ये उन पट्टियों पे नज़र आया है, और ये जो अभी जो दूसरा वाला नज़र आया ये तो बड़ा ख़तरनाक था। तो ये वैसा ही था जैसा जब हमारे यहाँ लगा था 11 अगस्त 1999 कराची में बिल्कुल अंधेरा छा गया था, और वो मेरी पहली सियासी पेशगोई थी कि ये हुकूमत को उड़ा देगा और इसकी नहुसत के असरार 1.5 साल रहेंगे ज़मीन पे। और आप सोचिए 1.5 साल क्या, 11 साल आपने माशाल्लाह भुगता था। और मैंने खुद वो नज़ारा कराची में देखा, हमें जहाज़ से उतार दिया गया, ऊपर मुशर्रफ साहब का जहाज़ चक्कर लगा रहा था और शाम को उनकी तकरीर आ जाती है, मेरे अजीज़ हम वतनों। तो जी। अच्छा, तो इसमें अभी कौन कौन से, वैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और ये रीजन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न रीजन वहाँ जी, तो इनका फ़ायदा भी होता है किसी जगह पे? हाँ, कई हाउसेस में जब हम जनरली इंडिविजुअल हाउसेस को पढ़ते हैं तो हर हाउस को हिट नहीं कर रहा होता, कईयों को सेहत याब कर रहा होता है, कईयों के दुश्मन उस पर रिवील कर रहा होता है, तो कई जगह पे फ़ायदा भी देता है। तो जब पाकिस्तान की पट्टी पे नज़र आता है तो फिर मैं एक प्रॉपर होमवर्क देती हूँ इसके ऊपर जो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये वाला पत्थर लेके पहन लें तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। वैसे तो सुन्नत भी है अंगूठी पहनना,
और एक रिवायत भी है उसमें पत्थर के हवाले से। लेकिन क्या ये स्टोन्स और ये जो नंबर्स होते हैं इनके तहत आप किसी का नसीब बदल सकते हैं, किसी की फेट चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, ये तो शिर्क के ज़ुमरे में बात चली जाती है। ये देखें सूरत रहमान में जब अल्लाह पाक अपनी नेमतें गिनवाते हैं, फरमान आता है कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए और तुम मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो नेमतों में उनका तस्करा करते हैं। तो जैसे हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, जो है वो इसी तरह जो मेरा तरीका है, मैं बहुत ज़ोर देती हूँ स्टोन पहनने पे। जब मैं आजकल तो यकीन करें ये भी मेरी पेश गोई थी कि दिमागी अमराज बढ़ जाएंगे, ये जो है, और उसमें ये इससे बेहतर इलाज कोई नहीं होता। मेरे अपने हाथ में पागल होने की लाइन है, और वो जो लाइन ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मैं पागल हो सकती थी, जितनी मैंने दुख देखे, अपनी मुश्किलात देखी। तो कोई मेरे इंटरव्यू में कहते हैं ना आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैं कहती हूँ मेरे फेलियर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये मुझे मेरी दवाई है, ये मुझे मेरे अंदर कामनेस रखते हैं। लाख दुख आ जाए, पैनिक आ जाए, मुसीबत आ जाए, ये मेरे दिमाग को पैनिक नहीं करने देते। जब दिमाग पैनिक नहीं होता तो बर वक्त सही फैसले लेने के काबिल रहता है। तो ये सिर्फ दिमाग को डील करते हैं। मतलब ये और इनकी साइंस भी है कि सीधे हाथ में पहनाया जाता है, या कि ये सोलर एनर्जी लेते हैं और थ्रू राइट हैंड आपकी ब्रेन की वेव्स को पहुंचाते हैं, तो आपका ब्रेन पैनिक में नहीं जाता। तो इनकी सिर्फ ये साइंस है। तो मैं तो सर इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकती। नसीब नहीं बदलता, आपके दिमाग की रिपेयर में आपके साथ एक मुआविन का रोल अदा करता है। तो गलत पहन लेने से उसका इफेक्ट भी होता है? बिल्कुल। अब बहुत ये तजर्बे खुद नहीं करने चाहिए। जैसे डॉक्टर की सेल्फ मेडिकेशन से मना करते हैं, तो ये भी मैं कहती हूँ कि अब देखिए मेरा लियो मैं के साथ एक सवाल भी ऐड कर लिया। आजकल तो ये होता है कि जी मैं बल्कि इवन खुद ये करता हूँ, सारे यही करते हैं। कोई भी मसला है गूगल पे जाएं जी, सर्च करें, और अब किसी ने पत्थर देखने होते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है और उसमें लिखा होता है कि जी ये दो यही मैं कहने लगी थी कि मैं लियो हूँ और मेरे पे एक ही स्टोन आपको वहाँ लिखा हुआ नजर आएगा, रूबी। लेकिन जब मैंने रूबी पहनने की कोशिश की ना, तो वो ऐसे जैसे अंदर एक लावा सा निकालता था। फिर मुझे पता चला कि फिर ये मैंने खुद की रिसर्च है मेरी, फिर मैं अपने एमरल्ड, क्योंकि देखिए जब हम जायचा इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार भी काफ़ी है अपने जायचे को जान लेना। आपका चांद कहाँ था, आपका सूरज कहाँ था जब आप पैदा हुए, आपका राइजिंग प्लैनेट क्या था, आपका नाम किस प्लैनेट के अंदर जा रहा है। तो जिन 4 या 3 के साथ एक स्टोन जा रहा हो, तो मैंने अपना इलाज ज़मुर्द के साथ किया। इसने मेरे मिजाज को ठंडा करना शुरू किया। और जितना मुश्किल काम सर मेरा है, कैसे कैसे लोगों को मुझे डील करना पड़ता है, कैसी कैसी कहानियाँ मुझे सुननी पड़ती हैं, तो मैं तो इनको ये दुआ देती हूँ कि मैं तो इनको पहन के भूल चुकी हुई हूँ। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की बात की, तो आपके पास कोई रिसेंटली बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आती होंगी? जी, नाम नहीं बता सकते। मैं तो इस तरह का घर में सिस्टम है कि एक का एक के सामना भी ना हो। अच्छा, एक क्लाइंट जाए तो दूसरा उधर से अंदर आए, क्योंकि ये प्रिवेसी है। वैसे जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री मैन ये सब आते हैं? सर देखिए ओथ होता है ना काम की। नहीं, वैसे मैं नाम नहीं पूछ रहा, आते तो है ये। देखिए जिसको ज़रूरत होती है और गाइडलाइन की, तो वो अगर ये मतलब जो है उसमें नाम मैं कहते हैं ना टेलीफोन, खैर मैं तो नंबर खुद भी किसी के सेव नहीं रखती। मेरे लिए तो क्लाइंट ही होता है, चाहे मैं किसी को फुल उसमें लेंथ मिल लूँ प्रोटोकॉल के साथ भी, तो मेरे लिए तो वो क्लाइंट है ना। अच्छा, ये सरस्वती क्या होता है? ये बड़ी टर्म्स चल रही है आजकल, बड़ा लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। सरस्वती जो है ये एक एवरेज लाइफ में 3 मरतबा आती है। और 30 साल के बाद दोबारा आती है, 30 ईयर्स के बाद। जब ज़ोहल जायचे के 12वें घर में दाखिल होता है तो सरस्वती के गेड़े के अंदर वो आ जाता है। जैसे अगर जनरलाइज हम पढ़ें तो पाइसेस सितारा आजकल ज़ेर अताब है, पाइसेस वाले जो हैं, तो वो जो है ये वो उनको मोहताद मतलब। लेकिन जब ये जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, जब इंडिविजुअल जायचा पढ़ा जाता है उसमें पता चलता है कि आप इससे हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये इसका जिक्र तो कुरान पाक में हज़रत अय्यूब वाले वाक़े में भी है। तो जो है ये 7.5 साल का टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। लेकिन उसमें ये कि मोहतात हम कहते हैं कि अब इस फ्रंट पे मोहतात हो जाएं, अब इस तरह सेफ चलें, तो ये बिल्कुल से इनकार नहीं किया जाए। और इस साल में एक ही बार नहीं,
ये जब 3 बार आती है एवरेज लाइफ में तो हिट एक ही बार करती है। ठीक है। हाँ जी। तो अच्छा मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब जब दूसरी, I'm sorry मैंने आपको काटा, नवाज शरीफ साहब ने जब दूसरी बार ओथ लिया था तो वो सरस्वती के अंदर थे। अच्छा। और मैं बार बार टेलीविजन पे कहती थी कि माशाल्लाह लग गया कि सर नहीं, जब ये 1.5 साल बाद -1 हुए। अच्छा, ये तीसरी दफा, ये तीसरी बार वाला जो था, तो मैं कहती थी कि ये सरस्वती में एक एक फैसला सोच के इनको लेना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि उनके जो लोग उनको जाके कहते थे सामने आपके बारे में ये कहती थी, वो कहते थे अल्लाह मालिक है। तो लेकिन वो अपने अंदर भी वो भी एक दूसरे इमरान खान ही है अपने मिजाज में, मैंने सुना है कि वो भी ज़िद्दी हैं। तो वो पुराने इमरान खान है, ये नए वाले। अच्छा, ये 2024 जो है ये किन स्टार्स के लिए ज़्यादा मौजू है? हाँ जी, ये भी अच्छा सवाल है। अब जो सेकंड हाफ है वो जेमिनाइज को फ़ायदा देने जा रहा है आफ्टर जून। जी, आफ्टर जून से। फिर ये उनको फ़ायदा देगा सेजिटेरियंस की, इनकी शादियां करा सकता है, इनके लिए ज़रा अब बहुत अरसे के बाद जेमिनाइज को रिलीफ मिलेगा, तो मेरी उनको मुबारकबाद भी हो। और मुझे इस तरह ज़ुबानी तो नहीं याद आएगा और किन सितारों को 12 में से बंदा भूल जाता है, लेकिन जो बेसिकली जो 2 स्टार्स मुझे खुशी हो रही है कि वो बड़ी देर के बाद मुश्किलात से निकलने लगे। अच्छा, जो स्टार्स वाले लोग ज़ेरे अताब हैं या जिनको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको क्या करना चाहिए अभी? एडवाइस मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ने मांगना इतना प्यारा रखा हुआ है ना कि आप मांगिए रब से, ठीक है ना, हिफाजत मांगिए, आफात से पनाह मांगिए, और जो है सदका रद्दे बला कहा गया है, अल्लाह के गैज़ो गज़ब को ठंडा करता है, हस्बे तौफीक दीजिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सुनती हूँ फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जिस्म के वज़न का बराबर जो वो नमक है ना वो समंदर में फेंक दो। मुझे ये बताएं कि समंदर को नमक की ज़रूरत है कि आप अपने वज़न जितना नमक समंदर में फेंकें, या सिर्फ भैंस ही सदका करनी है? मतलब ये मैं नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि अल्लाह को आपका जेस्चर प्यारा लगता है कि आप उसके खौफ से उनके साथ तिजारत कर रहे हैं कि नेगेटिविटी आपको हिट ना करे। सदका दुआ, इससे खूबसूरत और चीज़ ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके लिए। बल्कि मैं आपके वसातत से कहना चाहूँगी, एक तो वही बात, अपने अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए आजकल जो है, और जितना लाहौल पढ़ सकते हैं, जितनी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, ताकि अल्लाह ताला को कोई चीज़ हमारी पसंद आ जाए। ये रिस्क भी बढ़ाती हैं और ईवल ताकतों से आपकी प्रोटेक्शन भी करती हैं। इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम। सदका रद्दुल बला है जी, आप जितना ज़्यादा हो सके दीजिएगा, और अपने साथ अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।